दोस्तों, मित्रों, साथियों, नमस्कार, स्वागत, सत श्री अकाल। वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो में और पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखा था जिसमें हमने मुख गुहा से लेकर आमाशय तक की चीज़ें पढ़ी थी और किस तरह से पाचन कार्य करता है वो भी हमने देखा था। आज मैं उससे आगे लेके चलता हूँ और आज हम बात करेंगे छोटे आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और बड़ी आंत और अवशोषण और स्वांगीकरण जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में। तो देखिए, पाचन की प्रक्रिया चलती आ रही थी और हमने उसमें यकृत और अग्नाशय पेनक्रियास दोनों को भी पढ़ चुके थे, कौन कौन से रस निकलते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। छोटी आंत को पढ़ने से पहले आपको देखिए, मैंने एक चित्र लगा रखा है, एक इमेज लगा रखी है अपने वीडियो में, उसको आप कंटिन्यू देखिएगा और समझिएगा। तो छोटी आंत का जो चित्र दिख रहा है उसमें 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? एक है ग्रहणी, जो आपको ऊपर से आकार की दिख रही होगी वो बोलते हैं ग्रहणी यानी कि डुडेनियम। फिर बीच में है जेनुनम, जो आपको कलर वाइज दिख रही होगी, बीच का जेनुनम। और तीसरा है इलियम, जो थर्ड पार्ट है लास्ट वाला इलियम। ये जो है ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम, ये आमाशय से कनेक्ट होता है। देखो यहाँ पे समझना, चित्र में भी देख लो, यहाँ पे जो शुरू वाला जो पार्ट होता है इसका, ये काय से कनेक्ट है, आमाशय से कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है आपका? ये है ड्यूडेनियम। उसके बाद में बीच वाला जेनुनम और इलियम। इलियम जो है लास्ट में, जो नीचे नीचे वाला है, ये काय से कनेक्ट होता है? सीकम से। सीकम क्या है? बड़ी आंत का पहला भाग है सीकम, बड़ी आंत से कनेक्ट होता है। तो देखिए, ग्रहणी में क्या क्या होता है, ये 20 सेंटीमीटर होती है जो प्रथम भाग होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर के बीच में होती है छोटी आंत की लंबाई, जिसमें से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है ड्यूडेनियम, शुरू का छोटा सा भाग सी आकार का। सी आकार का आपको ये होता है, यू आकार भी बोलते हैं, सी आकार भी। और इसमें यकृत और अग्नाशय से जो रस आते हैं वो यहीं पे मिलते हैं। यकृत और अग्नाशय हमने जो बल पढ़े थे, जो आपको देखिए यकृत और अग्नाशय जो रस आते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? तो वो आपके मिलते हैं सीधे कहाँ पे? ड्यूडेनियम यानी ग्रहणी में। और प्रोटीन का यहाँ पे पाचन होता है, ये क्षारीय प्रकृति होती है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो कल हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि आमाशय से जो रस निकलते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। और उसको फिर क्षारीय चाहिए। किसको चाहिए? छोटी आंत को। तो छोटी आंत क्षारीय रस ग्रहण करती है, उसको अम्लीय से मतलब नहीं है। तो अम्लीय कौन करता है? क्षारीय कौन बनाएगा? तो क्षारीय बनाएगा जो आपके रस निकलते हैं पेनक्रियास से और यकृत लीवर से, उनको वो दोनों रस मिलकर उसको भोजन को, आपके जो कायम निकला था उसको क्षारीय प्रकृति देते हैं। उसके बाद में प्रोटीन का जो पाचन होता है, वसा का, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल। उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो सब कहाँ पे टूटते हैं? तो वो सब तुम्हारे ग्रहणी में टूट जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका भोजन जेनुनम में। जेनुनम क्या होती है? 2.5 मीटर लंबी यानी कि 8 फीट के लगभग होती है। और यह जो है ग्रहणी और इलियम के बीच में होती है, यानी कि दोनों कनेक्ट करती है। उसके बाद में इसमें विली होती है। विली क्या होती है मैं आपको अभी स्पेशल रूप से समझाऊंगा विली क्या होती है। उसके बाद में इसमें सकरा, एमिनो, फैटी एसिड, इनका पाचन होता है। अब विली में जो आपने ड्यूडेनियम यानी कि ग्रहणी में जो चीज़ें पचा दी थी, जिनको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर लिए थे छोटे भागों में, उसका पाचन यानी कि अवशोषण कहाँ पे होता है? तो वो आपका होता है जेनुनम में, जो बीच वाला भाग है। और आपका रक्त प्रवाह का अवशोषण होता है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या होता है। उसके बाद में आता है इलियम, जो पिछला भाग है। किसका पिछला भाग है? ये सबसे लास्ट भाग होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत का। उसके बाद में ये लगभग 5.5 मीटर लेंथ होती है, सबसे बड़ी ये है इसकी लेंथ। और ये कुंडली नुमा होती है, जो आपको कुंडली नुमा दिख रही है ना, ये है आपकी इलियम। और अवशोषण भी यहाँ होता है, विली भी होती है कुछ मात्रा में। और विटामिन और जो पित्त रस जो वगैरह बच जाता है, विटामिन, खनिज लवण वगैरह, उसका अवशोषण आपका कहाँ पे होता है? उसका अवशोषण आपका इलियम में होता है। तो ये हो गए इसके पार्ट, क्या हो गए इसके भाग। अब इसमें विली क्या होती है, विली मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं छोटे आंत के। देखिए, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, कोई भी, चाहे वो आपको समझने की प्रोसेस हो या लिखने की, कोई भी पार्ट हो या फिर कुछ भी हो। तो देखिए, हमने देखा अभी 3 पार्ट होते हैं। अब छोटे आंत में जो बीच वाला जेनुनम है, उसमें एक होती है विली, इसको बोलते हैं विली, और हिंदी में उंगुलीनुमा संरचना इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने खाना खाया वो क्या हुआ? टूट गया। टूट कैसे गया वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट लास्ट में क्या क्या बनता है। तो टूटा है तो इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो टूट जाते हैं। तो टूट जाते हैं, उसके बाद में क्या बचता है? आपका फैटी एसिड बचता है, ग्लूकोज वगैरह बचता है, जो आपका एमिनो एसिड बनता है प्रोटीन टूट के। तो अब उसका अवशोषण होता है। क्या होता है अवशोषण? पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था अंतःग्रहण, फिर पाचन। पाचन हुआ, पाचन के बाद में क्या आता है? पाचन के बाद में आता है फिर आपका अवशोषण। तो अवशोषण कैसे होता है कि यहाँ पर आपका इन चीज़ों में आपका प्रोटीन के एमिनो एसिड वगैरह, फैटी एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह इन चीज़ों में होते हैं, इनमें होते हैं। इसकी कोशिकाओं पर कहाँ पे? ये जो आपकी छोटी आंत है उसकी जो परतें हैं उस पर इस तरह के अवशोषित तत्व जो होते हैं। फिर उसको ये जो सिरा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन में जो चीज़ें चलती है, जो अशुद्ध और शुद्ध रक्त का काम करती है ब्लड, तो यहाँ से वो ब्लड में मिल जाता है। क्या होता है आपका ब्लड में? वो जो आपके खनिज तत्व वो मिलते जाते हैं और यहाँ से
ये चले जाते हैं ब्लड में। ये धमनी और शीरा मैंने आर्टरी और ये जो आपको बता के यहाँ पे दिखाई। तो इस तरह से ये विली है और इसके द्वारा शरीर में पूरा जो पोषक तत्व है वो हमारे ब्लड में चला जाता है और फिर वो स्वांगीकरण की क्रिया होती है, यानी कि फिर उससे एनर्जी बनती है। तो ये प्रोसेस होती है। तो अब आपने समझा कि ये उंगलीनुमा संरचना क्या होती है, तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब पूरा पाचन कौन कौन से तरीके से किस तरह से टूटते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि जो आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसमें जो रस आके मिलते हैं और थोड़े बहुत उसमें आंतरिक रस भी होते हैं जो 1.5-2 लीटर आपके शरीर में बनता है, उससे भी पाचन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पे पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो पूर्ण पाचन होने में जो पानी वगैरह रहता है वो पाचित यहाँ पे नहीं होता है, वो उसका पाचन बड़ी आंत में होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट काय में टूटेगा, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए, वो जटिल से सरल हो जाएगा। उसके बाद में वसा का क्या हो जाएगा, वसा का फैटी एसिड हो जाएगा। उसके बाद में आपका एमिनो एसिड प्रोटीन का हो जाएगा। तो इस तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 एंजाइम होते हैं। एक माल्टेज होता है जो क्या होता है, माल्टोज बनता है, माल्टोज से ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रेज होता है, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ के फ्रक्टोज में कर देता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। और वो लेक्टेज होता है जो लेक्टोज वगैरह होता है उसको गैलेक्टोज में तोड़ देता है और प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इसमें सब में। यानी कि सबसे छोटे अणु हमको कहाँ पे मिल जाते हैं, आंतों में मिल जाते हैं, छोटी आंत में, और यहाँ से पूर्ण पाचन हो जाता है। ये माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े कर रहा है और उसको और सरल कर रहा है ताकि हमारी जो शिरा और धमनी है उसको ले जा सके। तो यहाँ पर पूरा तरह से पाचन हो जाता है और सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ पर रहता है, आंतों में रहता है। आंतों में क्या होता है, लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है और पूरा अवशोषण होकर जो अनाज है, जो खनिज तत्व आपने लिया वो आपके कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। मैंने बताया विली के द्वारा, ब्लड में जाने के साथ में खून में आपके रक्त में जाता है और फिर आपके शरीर को एनर्जी देता है, उसको स्वांगीकरण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड में जा रहा है उसको अवशोषण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में जो बहिष्करण होता है वो क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो अपशिष्ट बच जाता है, जैसे आप दूध लेते हो उसमें बहुत सारा अपशिष्ट बच जाता है, या आप पानी वगैरह लेते हो वो चीज़ें बच जाती है, वो अवशोषित नहीं होती है, तो वो फिर कहाँ जाती है, बड़ी आंत में जाती है। कहाँ जाती है, बड़ी आंत में। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको छोटी आंत समझा दी, इसमें ये चीज़ें होती है, इतनी होती है। अब ये जो अपशिष्ट बचा वो जाता है बड़ी आंत में, यहाँ पे जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, ये इसको बोलते हैं सीकम। बड़ी आंत का जो यहाँ पे भाग होता है इसको बोलते हैं सीकम। तो हम इसको भी देखिए, आपका भोजन का पाचन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब छोटी आंत में सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जो अपशिष्ट बचता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह निकल जाता है, लेकिन जो अपशिष्ट बचता है उसका क्या होता है, तो वो आगे जड़ जाता है। कहाँ चला जाता है, देखिए यहाँ पे आपकी छोटी आंत खत्म होती है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये छोटी आंत खत्म होती है, ये आपका इलियम था, और यहाँ पे जो जुड़ती है ये है सीकम। सीकम क्या है, ये बड़ी आंत का भाग है, और यहाँ पे इलियम खत्म होता है और सीकम जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, इलियम खत्म होता है, छोटी आंत का भाग, और सीकम है बड़ी आंत का भाग, यहाँ पे ये कनेक्ट होती है। अब जो अवशिष्ट बच्चा है और जो जल बच्चा है उसका पाचन कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपकी बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, लेकिन फिर भी इसको बड़ी क्यों बोलते हैं, छोटी आंत को छोटी बोलते हैं, इसको बड़ी, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है ना ये अधिक होती है। क्या होती है, चौड़ाई अधिक होती है, और उसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको बड़ी बोलते हैं। तो ये सीकम है। अब उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 1.5 मीटर की होती है और वो लगभग 6-7 मीटर लंबी होती है। वो ऐसी कुंडली नुमा होती है, इसलिए बहुत उलझी हुई होती है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जुड़ती है, सीकम बोलते हैं, ये इलियम इसका भाग था, ये सीकम इसका भाग है। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटी चीज़ होती है, यहाँ पे एक अवशेष अंग है, उसको बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस। ये जो सीकम है इसके नीचे अपेंडिस होती है जो लगभग 5-7 सेंटीमीटर की होती है। ये क्या होता है कि पहले हमारे समय में, जब पुराने समय में जो जंतु होते हैं, या फिर पुराने समय में जब मानव शाकाहारी भोजन करता था, उस समय पे ये चीज़ें काम में आती थी, लेकिन वर्तमान समय में नहीं आती। क्यों नहीं आती है, क्योंकि सीकम अपेंडिस का काम क्या होता है, ये सेलुलोज का पाचन करती है। सेलुलोज क्या है, जो स्टार्च होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, यानी कि एक स्टार्च का अप्रूफ है। तो उसमें क्या होता है, उसका पाचन यहाँ पे होता था, लेकिन वर्तमान समय में स्टार्च हम इतना मतलब सेलुलोज लेते नहीं है, तो उसके पाचन की आवश्यकता लगती नहीं है। तो ये वर्तमान में एक अवशेष अंग बन गया, मतलब फालतू का अंग बन गया, काम में नहीं आता है। अब होता क्या है, कभी कभी इसे कारणवश इसका आकार बढ़ जाता है। आकार जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइड। अपेंडिसाइड यानी कि अपेंडी बोल देते हैं लोकल में। तो अपेंडी हो जाती है, उससे क्या होता है, पेट दर्द होने लग जाता है नीचे की साइड। फिर उसको क्या करता है, ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर कट कर देता है और उसको हटा देता है। उससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो अवशेष अंग है, उसका यूज भी नहीं होता है। तो ये होता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ठीक है। तो अपेंडिक्स ये होती है, और पथरी अलग चीज होती है। जब हम उसको समझेंगे, जब पथरी को समझेंगे, कौन कौन क्या करता है, पथरी और अपेंडिक्स एक ही समझता है, हमारा पेट दुख रहा है कि अपेंडी होगी,
न पतली होगी, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो आपका अपशिष्ट है वो यहाँ पे जाता है और इस तरह से पूरा सर्कल होकर यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है, मलाशय होता है। जब पूरा पाचन कंप्लीट होता है तो ये धीरे धीरे जाता है और इलियम से धीरे धीरे क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन आता है। देखो मैं समझा चुका हूँ कि पूरा भोजन एकदम कहीं भी धड़ल्लस नहीं चलता है, भोजन धीरे धीरे चलता है। जैसा पचता जाएगा छोटे हाथ में वैसे यहाँ भोजन आता जाएगा और इसमें ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर यहाँ से घूम के यहाँ आता है। यह मलाशय है जो अपशिष्ट है यहाँ पे बनता है। उसके बाद में इसमें कोई पाचन तंत्र नहीं होती है, इसमें कोई ग्रंथियाँ नहीं होती है, ना ही कोई रस होता है। फिर क्या होता है, इसमें श्लेष्मा युक्त चीजें होती है जो रस निकालती रहती है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ होती है कि यहाँ पे जीवाणु रहते हैं जो अपशिष्ट भोजन उसको सड़ाने का काम करते हैं, और सड़ाने के साथ में फिर H2S वगैरह CO2 वगैरह आपको पता ही है कैसे कैसे गैस निकलती रहती है, तो वो यहाँ से फिर बन के निकलती है। उसके बाद में यहाँ रेक्टम में यानी कि मलाशय में आकर आपका जो अपशिष्ट है वो ढीला हो जाता है, और यहाँ गुदाद्वार में जब प्रेशराइज होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, तब गुदाद्वार से मल जो अपशिष्ट है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है काय की बड़े आंत में। तो आपको समझ में आया होगा कि पाचन क्या होता है, पाचन में इसको फिर बहिष्करण बोलते हैं। तो गाइस आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है कि पाचन किस तरह से होता है, कौन कौन से भाग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या काम होता है। तो बड़ी आंत का ये रोल होता है, छोटी आंत का ये रोल होता है, और आपको डायग्राम चित्र भी मैंने साइड में लगा रखा है और फोटो में भी दिख रहा है आपको। तो इस तरह से और भी आसानी से आपको चीज़ें कंप्लीट होगी समझ। तो यहाँ पे होता है हमारा पाचन कंप्लीट। अब देखिए हमने जो पढ़ा है पाचन तंत्र तो ये होता है, लेकिन कभी कभी क्या पाचन में गड़बड़ी आ जाती है। किस तरह की गड़बड़ी आती है वो समझाता हूँ, 2-3 तरह की मैं आपको समझाता हूँ। पहला आता है वमन। वमन यानी उल्टी, यानी कि खाया और निकाला, उल्टी। ठीक है, उल्टे में क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ खाते हैं, अन्नाप शन्नाप खा लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो जाता है आमाशय में। आमाशय देखता है वहाँ की जो जठराग्नि है, वहाँ के जो रस है, वहाँ की जो क्रिया है, वो देखती है कि इसमें तो कुछ गलत आ गया है, यानी कि हम पचा नहीं सकते, वो चीज़ आ गई। तो वो जब आ जाता है तो फिर आमाशय कहता है बाहर निकालो, और उसको निकालने के लिए जो भी आपने खाया है उसको पूरा बाहर फेंक देता है। तो ये होता है उल्टी करना, ये होता है वमन। तो ये भी पाचन संबंधित है। उसके बाद में एक होता है आपको होता है कब्ज। कब्ज यानी कि क्या होता है इसमें, जब क्या होता है कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में जब पानी कम सेवन करते हो, पानी कम होता है, तो आपकी जो छोटी आंतें हैं, छोटी आंतों में क्रमानुकुंचन जो है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे होने लग जाता है। आपका जो भोजन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पे फंसने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कब्ज। इस कारण से पेट गड़बड़ रहता है और फिर तो ये आपका क्या होता है, तो वो होती है कब्ज। और कभी कभी क्या होता है कि जब क्रमाकुंचन अधिक तेजी से होने लगता है किसी औषधि के, किसी कारणवश, किसी चीज के खाने से, जिससे क्या होता है कि क्रमाकुंचन जल्दी होता है और पानी भी जल्दी जाता है, तो यहाँ से सब चीजें जल्दी जल्दी क्रॉस होने लगती है, तो उसको बोलते हैं डायरिया यानी कि दस्त। ठीक है, तो 3 तरह के रोग इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है किसी सिचुएशन। तो ये तीनों क्या है, भोजन से संबंधित यानी पाचन से संबंधित चीजें हैं, जो कि अधिकतर देखने को सुनने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें कब होती है, इसलिए सही समय पर डाइट लिया कीजिए और सही समय पर पूरा खाना खाया करें। उससे क्या है कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और सही साथ काम करता रहेगा। कभी आपने 6 बजे खा लिया, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, तो उससे कन्फ्यूजन होता है, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी ज़्यादा कम खा लिया, और उससे क्या है चीज़ें सब बिगड़ जाती है, सिस्टम पूरा बिगड़ता है और फिर बीमारियां बनती रहती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, पढ़ाई के साथ में आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे होता है हमारा पाचन कंप्लीट। अगर आपको इसमें बाद में भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, 1-2 बार और देखिएगा, आपको और चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही रोचक चीज़ें आपको मिलती रहे, मेरे पुराने वीडियो डाले हैं उनको भी देखिएगा, और ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और रोचक लाने के साथ में। तो मिलते हैं गाइस, जब तक के लिए जय हिंद।